अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा हम सब जानते हैं कि कलकत्ता में एक प्रसिद्ध जवाहरात के व्यापारी थे। उनकी ज्वेलरी राजघरानों में जाया करती थी, परंतु जब बाबा ने उनको अपना रथ बनाया, उनको अपना माध्यम बनाया, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ये तो ज्वेलरी यहाँ की है, लेकिन भगवान जो मुझे अनमोल ज्ञान रतन मोती दे रहा है, जिससे व्यक्ति नर से नारायण का पद प्राप्त कर सकता है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं कि बाबा अपने पार्टनर को अपना सब कुछ दे करके, अपना हिस्सा ले करके बाबा के द्वारा माध्यम बनकर विश्व सेवा में लग गए थे। अब जब बाबा माउंट आबू में आए, पाकिस्तान में जो आश्रम था, हम सब जानते हैं कि बाबा के और उनके कुछ अन्य रिश्तेदारों के जो भी ज्वेलर थे, उनके धन से ही वो आश्रम चलता था। उस समय बाबा के यज्ञ में कारों का, बसों का फ्लीट था, लेकिन जब बाबा माउंट आबू में आए तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बेगर टू प्रिंस बनना है। अगर हमको सतयुग के प्रिंस बनना है तो इस संगम पर हमें पूरी तरह से बेगर बनना है, अर्थात बिल्कुल ही सब कुछ अपना त्याग करके बिल्कुल साधारण इकोनॉमी का जीवन जीना है। तो हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में एक भी कार नहीं खरीदी, और मैं तो बाबा के संग में काफ़ी समय वहाँ रहा। तो एक वहाँ टैक्सी वाला होता था जिसका नाम आयदान था। तो ब्रह्मा बाबा को कहीं कभी भी माउंट आबू से बाहर जाना होता था, कुछ ही कम ही बाबा जाते थे, लेकिन सेवा पर या स्वास्थ्य के कारण से बाबा दिल्ली भी आए, कानपुर भी गए, बॉम्बे भी गए, थोड़े से स्थानों पर गए, तो बाबा उसी टैक्सी में जाया करते थे। और मतेश्वरी जी को भी, हमारी मम्मा को भी अगर माउंट आबू से बाहर जाना होता था तो उसी आयदान की टैक्सी में आया जाया करते थे। यहाँ तक कि कोई बाहर का वीआईपी भी आ जाए, उन दिनों में आते थे लोग, उनको भी उसी टैक्सी में भेजा जाता था। अब बाबा तो इकोनॉमी के अवतार थे, तो इकोनॉमी करने के लिए और हम सबको इकोनॉमी के संस्कार भरने के लिए बाबा ने, जब तक बाबा रहे, टैक्सी में ही आते जाते रहे। हम कुछ उस समय के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाते थे, उनको भी उसी टैक्सी में ही माउंट आबू लाते थे और वापस ले जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हिंद समाचार एक पंजाब का अखबार होता था, वो सबसे ज़्यादा चलता था। उसके मालिक जो थे लाला जगत नारायण जी थे। मैं उनको माउंट आबू लेके गया था और वो बहुत खुश हुए थे वहाँ। अब उनको वापस आना था, तो उनको चिंता लग गई कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने उनको कहा कि लाला जी, यहाँ पर एक टैक्सी वाला है, ब्रह्मा बाबा, मतेश्वरी, हम सभी उसमें जाते हैं, कभी किसी का ट्रेन मिस नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि वो संसारिक व्यक्ति थे, वो मुझे 2-3 बार कहते थे कि ज़रूर ऐसा ना हो मेरी ट्रेन मिस हो जाए। तो आखिर मैंने उस टैक्सी वाले को बुलवाया और उनके सामने कहा कि भाई आयदान बताओ, इतने साल से तुम्हारी टैक्सी में बड़े बड़े लोग जाते रहे हैं स्टेशन पर, क्या किसी की ट्रेन कभी मिस हुई? तो उसने लाला जी को कहा कि नहीं,
ऐसा नहीं है, बल्कि कभी हम लेट भी हो जाते थे किसी कारण से, तो ट्रेन लेट हो जाती थी, परंतु किसी की ट्रेन मिस नहीं हुई। तब लाला जगत नारायण जी को तसल्ली हुई थी। तो इसी प्रकार से ये बाबा से हमने सीखा हुआ था। हमारे अंदर भी इकोनॉमी का संस्कार था, क्योंकि बाबा से डायरेक्ट पालना ली थी। तो मैं उन दिनों नंगल में बाबा के कहने के आज्ञा के अनुसार जॉब करता था। तो नंगल में मैं सर्विस करता था, और साथ साथ मैंने एक सेंटर अपने घर में, यानी जो मुझे बंगला मिला हुआ था, और एक बीच में नदी पड़ती थी, सतलुज नदी, उसके पार भाखड़ा डैम और अन्य लोगों की आबादी थी, वहाँ भी मैंने खोला हुआ था। तो मैं क्या करता था कि लंच टाइम में हमारे पास जो ब्रह्मा कुमारी बहन जी रहती थी, उनको स्कूटर पर उस सेंटर में छोड़ आता था, शहर की तरफ जो नदी के पार था, और शाम को ऑफिस पूरा होने के बाद उनको ले आता था। एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई कि मैं बहन जी को लेने के लिए जा रहा था, तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपने आप को सिविल हॉस्पिटल में पाया, और मेरी कंपनी का एक कोलीग ऑफिसर साथ बैठा था। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली, तो उसने मुझे धीरे धीरे बताया कि आप जो थे लेने जा रहे थे बहन जी को, तो रास्ते में आपके स्कूटर के नीचे एक बूढ़ी माता आ गई और उसकी मृत्यु हो गई, और आप भी, आपके बहुत चोटें आई हैं, आपका चेहरा फूला हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ 5-4 दिन देखना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, ऐसा ऐसा उसने मुझे बताया। तो मैंने देखा, फिर मैंने बाद में जब मैं वहाँ से ठीक हो गया, यानी मैं आउट ऑफ डेंजर हो गया कुछ समय के बाद, तो मैंने पता किया कि वो बूढ़ी माता डेफ एंड डम थी, और उसको शहर में अस्पताल में आना पड़ता था। वो किसी होटल वाले की माता थी, उसको रोज़ छोड़ के जाते थे, ले आते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि माता, अब तो तू रूट जान गई, तो अपने आप चली जा। तो वो बूढ़ी माता अपने आप हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, और आप स्कूटर में जा रहे थे बहन जी को लेने, तो आपने, वो आपके सामने आ गई, आपने ज़ोर से कहा, ओ बूढ़ी माता बचो, लेकिन वो आपके नीचे आ गई। खैर, वो लंबी कहानी है कि मैंने उनको, माता को, इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन वगैरह दिलाया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर्स ने और लोगों ने सजेस्ट किया कि आप स्कूटर पर जाते हैं, आपको अब स्कूटर में जाना ठीक नहीं है, आप एक कार ले लो। अब उन दिनों में कार बहुत मुश्किल से मिलते थे, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट कंपनी में था, तो मैं गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कार आसानी से मिल सकता था। तो मैंने बाबा से पूछा माउंट आबू में कि बाबा, ऐसे ऐसे मुझे कह रहे हैं कि अब कुछ समय के लिए आप स्कूटर नहीं चलाओ, आपको भय का संस्कार रहेगा, आप कार ले लो। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, ले लो कार। तो क्योंकि कंपनी से कार मिलती थी, तो मैंने कार ले ली। अब मैं आपको कंट्रास्ट बताना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे कैसे अनुभव कराया। जबकि बाबा सारी लाइफ टैक्सी में जाते रहे, तो मैंने कार खरीद ली। और कार लेकर पहले पहले मेरे साथ क्या अनुभव हुआ कि मैं चंडीगढ़ में, नंगल से चंडीगढ़ हमारा कैपिटल सिटी था पंजाब का, वहाँ हमने एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी। तो मैं उस कार में एग्जीबिशन में गया, और आगे जो वहाँ के भाई बहन थे आकर मेरे गले मिलते थे, आओ भ्राता जी, आओ भ्राता जी। लेकिन अब उन्होंने देखा ये कार वाला है, कार में आया है। उस वक़्त पंजाब में भी सेंटरों वाले कोई कार नहीं रखते थे। मेरे ख्याल में एक ही कार जलंधर के एक भाई जो माया मशीन वाले थे, उनके पास पुरानी कार होती थी। तो दूर से कहने लगे, आइए भ्राता जी, आइए भ्राता जी। तो मुझे फील हुआ कि ये मेरे गले क्यों नहीं मिल रहे हैं। उनको फील होने लग गया कि ये कार वाला है। आगे क्या हुआ कि मैं प्रदर्शनी समझाने लगा। तो प्रदर्शनी समझाते समझाते मेरे मन में ख्याल आया, बाहर नई कार खड़ी है, कोई बच्चा उसको
कोई पत्थर से रगड़ ना रहा हो, कोई छेड़छाड़ ना कर रहा हो। तो मैं प्रदर्शनी समझाते समझाते बाहर आके कार को देखने आया। तो इसलिए मुझे महसूस हुआ कि ये मैं प्रदर्शनी समझाने की तरफ से मेरा ध्यान कार की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। फिर ये भी हो गया कि मैं कार चलानी तो मेरे पिताजी ने मेरे को दिल्ली में सिखाई थी, तो मैं अब कार का ड्राइवर बन गया। कार ले ली, ड्राइवर बन गया, उसको पाइप से धुलाई करता था, कहीं दूर में आना जाना हो उसी कार को चलाते हुए आता था। तो फिर और मैंने उसका प्रभाव क्या देखा कि मैं तो बाबा का बच्चा इकोनॉमिकल था, कोई भी खरीदारी करता था, रोज़ सब्जी लेने भी जाता था या कुछ, तो मैं थैला लेकर के 4 दुकानों से पूछकर कोई सस्ती दुकान से सस्ते से सस्ता लेता था। अब मैं कार में गया तो वो मेरे से महंगा चार्ज करने लगे। तो मैंने कहा भाई ये तो ज़्यादा प्राइस है। तो कहते थे साहब आपसे ही तो कमाना है, क्योंकि मेरे पीछे कार खड़ी होती थी। तो फिर मुझे कार दूर खड़ी करके कहीं सामान लेने आना पड़ता था, फिर उसकी सर्विसिंग कराओ, उसके लिए कई मतलब मुझे बोझ लगने लग गया। तो मैंने फिर 1 साल से कम वो कार रखी। मैंने देखा एक ब्रह्मा कुमार के तौर पर मेरे टेम्परामेंट को तो सूट नहीं करती। ऑफिसर लोग कंपनी के कार लेते थे क्योंकि उनको स्टेटस, उनका भी मैंने देखा कि हमारे बंगलोज के बाद ही एक ऑफिसर्स क्लब था, फिर भी वो पैदल जाने की बजाय गैरेज से कार निकालते थे, क्लब के बाहर जाके कार खड़ी करते थे कि उनको ऑफिशियल स्टेटस का कुछ भाव रखना होगा। या ऐसे भी था कईयों ने अपनी कन्याओं की शादी करनी है इत्यादि आती, तो संसारिक रीति से उनको अपने स्टेटस के मुताबिक तो कार सूट करती थी। पर मुझे ऐसे लगा ये तो मेरे लिए एक प्रकार का बोझ एक प्रकार का हो गया, और इकोनॉमी के ख्याल से मेरे को सूट नहीं करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये कार मेरे को सूट नहीं करती। तो मैंने बाबा को फिर लिखा कि बाबा ऐसी ऐसी हालत है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो बाबा का उत्तर आया, बच्चे बेच दो, तुम्हें सतयुग में विमान मिलेंगे। तो मैंने भोग लगा के कार खरीदी थी और भोग लगा के कार बेच दी। अच्छा, कुछ समय के बाद मुझे आदेश हुआ दादियों का कि तुम अपने दिल्ली में हमने पांडव भवन लिया है, और ये 1972 की बात है, और उसमें एक बड़े भाई की आवश्यकता है। तो आप अपना जॉब जो था आपका नंगल में, हमारी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में था, तो आप अपनी ट्रांसफ़र करवा लो दिल्ली में, ताकि उस बड़े पांडव भवन में एक बड़े भाई के रहने की आवश्यकता है। तो मैंने बहनों को कहा कि बहन जी वहाँ मैंने देखा तो हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली के एक तरफ था और हमारा पांडव भवन दूसरी तरफ था। तो मैंने सोचा अगर मैं चला भी गया पांडव भवन में, एक तो इतनी दूर मुझे रोज़ जाना पड़ेगा, और वहाँ हेडक्वार्टर है तो हमें सारी फैक्ट्री के इम्पोर्टेंट अकाउंट्स के काम आएंगे, तो वहाँ मुझे ओवर टाइम भी बैठना पड़ेगा, हो सकता है मैं छुट्टी के दिन भी बैठना पड़े जस्टिफाई। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप कहें तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं रिजाइन करके दिल्ली में आ गया और दिल्ली के पांडव भवन में मैं एज ए सीनियर ब्रदर रहने लगा। अब उन दिनों दिल्ली में दादी गुलजार हमारे जोनल इंचार्ज थे, तो दिल्ली में रहा करते थे, उसी पांडव भवन में मैं भी रहा करता था। तो एक भाई अमेरिका के थे, वो गुलजार दादी से मिलने के लिए आए, और वो क्या करते थे कि इंडिया में आके कार खरीद लेते थे और उस कार को यूज़ करके फिर या तो माउंट आबू में दे जाते थे या कहीं दे जाते थे। तो आए, दादी गुलजार से उन्होंने मिला, और अगले दिन ही राखी का त्यौहार था। तो मैंने उनको कहा भाई साहब आप अमेरिका से आए हैं, हम राखी बांधने जाना है, दिल्ली में तो बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं, उनसे हमने टाइम लिया हुआ, आप हमारे साथ चलो। तो वो भाई खुशी खुशी हमारे साथ चला। तो सारा दिन हम लोग राखियाँ बांधते रहे,
और उसके बाद उसने क्या किया कि अगले दिन उसको जाना था तो वो कार वहीं छोड़ गया। मुझे कहता है ये मैं कार छोड़ जाता हूँ, आप इसको यूज़ करना। अब वो कार मेरे को मिल गई चलाने के लिए। मैं दिल्ली में कार चलाने से थोड़ा कतराता था, क्योंकि नंगल की बात और थी, वहाँ तो कोई आबादी ज़्यादा नहीं थी, खुला खुला था। दिल्ली तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी था और दिल्ली में कार चलाना भी एक एक्सपर्ट चाहिए। तो मैं दिल्ली में कार नहीं चलाता था, स्कूटर पर ही जाता था जो मुझे आता था। लेकिन अब वो भाई कार छोड़ गया। तो अब क्या हुआ कि एक भाई था जो मिलिट्री में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा मैं कार चलानी जानता हूँ, मैं आपको ले जाया करूँगा। तो मैंने उनकी बात मान ली। अब क्या हुआ कि मुझे दिल्ली से पांडव भवन से हमारा नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में दूसरी तरफ जो था हमारा दूसरा बड़ा सेंटर था, उस साउथ एक्सटेंशन के सेंटर में मुझे जाना था। आज जो हमारी एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी है मोहिनी बहन, उसी सेंटर पे रहती थी। तो मुझे जाना था, तो मैंने उस मिलिट्री के भाई को कहा कि चलो मुझे ले चलो कार में। अब वो भाई मुझे कार में बिठाकर ले आया पांडव भवन से बाहर। तो मैंने देखा कि वो भाई ठीक तरह कार नहीं चला रहा, शायद उसको अनुभव नहीं था। एक दो व्यक्तियों से वो लगभग टकराने लगा, तो उन्होंने तो बिल्कुल कार के पास आकर ज़ोर से बोला, ए मरना है क्या या मारना है क्या, है तुमको कार चलानी आती भी है। अब मैंने सोचा, देखा मैंने वो परिस्थिति, और मैंने सोचा मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, अब मेरे निश्चय की बात है। अब मैं उस भाई को अगर कहूँ कि भैया तू कार छोड़ दे और तू मत चला, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बाबा पर भरोसा रख के मैंने सोचा इसको कार चलाने दो। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर बिरला मंदिर की लेन में ही गया था, फिर उसी प्रकार से हुआ, फिर लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से बोला। अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो किसी तरह से ये कार किसी तरह साउथ एक्सटेंशन तक ले जाए। पर बाबा को मेरी मदद करनी थी। कुछ समय के आगे चलकर वो कार चलना ही बंद हो गई। उस भाई ने बहुत कोशिश की तो वो कार चले ही ना, इसलिए फिर उस कार को वहीं छोड़ करके मैं दूसरे माध्यम से साउथ एक्सटेंशन गया। तो फिर मैंने सोचा कि देखो मेरे को ये भी था कि बाबा का फेथ उस भाई को बताना है कि चलो टेढ़ी चला रहा है, कैसी चला रहा है, उसको चलाने दो। पर बाबा को भी पता है कि ये बच्चा जो है ये दिक्कत में आ सकता है, तो वो कार चलना ही बंद हो गया। बाबा ने मुझे बचा लिया। इस प्रकार से उन दिनों की ये बातें हैं जबकि हम लोग इकोनॉमी का ख्याल रखते थे, बहुत चीज़ों का ख्याल रखते थे। आखिर समय बदलता गया, समय बदलने के साथ साथ फिर तो मैं दिल्ली में काफ़ी समय तक रहने लगा। एक और बहन भी वो अहमदाबाद की थी, उसका नाम गुलाब माता था, वो भी एक कार हमारे लिए छोड़ गई थी। तो फिर हमने धीरे धीरे कार चलाना सीखा, और कार का उपयोग हम तभी करते थे, इकोनॉमिकली करते थे, पुरानी कार को ही यूज़ करते थे। हमें याद था कि बाबा ने कहा हुआ है, बाबा को हमने देखा है कि इकोनॉमी से चलना है। और ये भी मैंने अनुभव किया कि कार का प्रयोग भी कहीं कहीं आवश्यक हो जाता है। एक बार विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी, वो नई दिल्ली में रहती थी। तो नई दिल्ली में रहती थी, हम उनसे मिलने गए, बहनों के साथ मिलने गए। हम स्कूटर पर गए, तो हमने स्कूटर दूर कहीं एक पेड़ के पीछे रख दिया और उनके वहाँ पैदल आए और उनसे संस्था का बहुत अच्छा परिचय दिया, संस्था के सारी उसके विस्तार के रूप का परिचय दिया, और उन्होंने एग्री भी किया कि हम आपके मेन सेंटर पर पधारेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा आपकी गाड़ी का कन्वेंस कहाँ है, हमने कहा दूर खड़ी है।
अच्छा, उसके बाद हम धीरे धीरे जहाँ दूर पेड़ के पास हमने अपना स्कूटर खड़ा था उसकी तरफ गए, और पर चांस विजय लक्ष्मी पंडित अपने फर्स्ट फ्लोर पर आ गई और उन्होंने हमें देखा कि ये स्कूटर पर जा रहे हैं। तो जो हमने संस्था का इमेज उनके आगे बनाया था, वो तो संसारिक लोग थे, बड़े धनाढ्य थे, तो उसने हमारा वहाँ पर नहीं आई। तो हमने ये सोचा कि जैसा व्यक्ति वैसे के साथ व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मा जैसे हमने देखा कि एम्बेसडर होते हैं बड़े बड़े देशों के, गरीब देशों के भी जो एम्बेसडर होते हैं, जैसे ज्ञाना है, हमारे अंकल स्टीव नारायण उसके एम्बेसडर थे, उनको भी दूसरे देश में एक बहुत अच्छा स्टेटस दिया जाता है, बहुत बड़ी कार रखी जाती है, शोफर रखा जाता है। मुझे याद है अंकल स्टीव नारायण का देश गयाना गरीब देश था, उन्होंने उनको 3 देशों का राजदूत बनाया हुआ था ताकि इकोनॉमिकल रहे। वो श्रीलंका और नेपाल के भी राजदूत थे, भारत में रहते थे, बहुत बड़ी कार थी स्टेटस रखने के लिए, और उस स्टेटस से कई सेवाएं होती हैं। तब हमने देखा कि नहीं, हमें अपनी इकोनॉमी भी देखना है और अपने जगह की रॉयल्टी भी देखना है। इसलिए फिर हमने कार का प्रयोग करना शुरू कर दिया कि जहाँ उचित है वहाँ हम जाएं, वहाँ हम कार में जाएं और कार को रखें। ये सारी बातें हमने सीखी। लेकिन ये जो इकोनॉमी का अवतार है उसके संस्कार अभी भी हमारे अंदर हैं, और हम नई पीढ़ी के जो बीकेज हैं उनको हम देखते हैं। हम आजकल देखते हैं तो ऐसे समझते हैं कि कार कोई बहुत बड़े स्टेटस की चीज़ है, कार हमारे लिए कोई मान शान की चीज़ है, कईयों को आवश्यकता नहीं भी होती तो दूसरे को देखकर आके कहते हैं कि हमें भी कार चाहिए, चाहे उसका प्रयोग हो ना हो, हम इतने साल से पुराने हैं। परंतु अगर हम ब्रह्मा बाबा को देखें कि कैसे उन्होंने इकोनॉमी की, हम अपने जीवन को देखें, हम समझते हैं बाबा ने कहा हुआ है बैगर टू प्रिंस, कि हमें जितना ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा इकोनॉमी से चलेंगे, हमें देखकर दूसरे भी इकोनॉमी से चलेंगे। अगर हम कहीं इकोनॉमी को छोड़ते हैं तो दूसरे फिर हमारा उदाहरण लेकर वो भी इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसका बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ता है। और अगर हम इकोनॉमी से चलते हैं, उससे दूसरे भी सीखते हैं, उसका भी जो लाभ है वो हमें मिलता है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे इस कलयुग में तो कुछ भी तुमको स्वीकार नहीं करना है, तुमको केवल तपस्या करनी है, साधना करनी है। साधनों का प्रयोग तो करो, लेकिन साधना उसके अंदर भूल ना जाए। तो इसलिए संगम युग पर हमें पुरुषार्थ को ही करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा ही करनी है। और सादगी उसका आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा गुण है, और हमें सादगी को कभी नहीं छोड़ना है। सादगी अपने संस्कारों में भी सादगी लाती है। हमारे अंदर जो किसी प्रकार की चतुराई का संस्कार होता है, वो झूठ बोलने का संस्कार होता है, वो ख़त्म करने के लिए सच्चाई, सफाई और सादगी, ये 3 चीज़ें हमें जीवन में अपनानी है। तब बाबा ने कहा हुआ है कि एक नामी अर्थात एक परमात्मा को ही याद करो, और इकोनॉमी हमें संकल्प की भी करनी है, बोल की भी करनी है, कर्म की भी करनी है, संबंध संपर्क में भी करनी है, साधनों की भी करनी है। क्योंकि संगम युग का एक एक पल जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। इस पर हमारे भविष्य 21 पीढ़ी की स्वर्णिम युग की प्रारब्ध का आधार है। ओम शांति।